नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम नैनीवाल आज आप लोगों के लिए एक फिजिक्स का नया वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हम पहले पढ़ रहे थे, यानी कि व्यतिकरण के बारे में। और व्यतिकरण के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ली हुई है, जैसे कि व्यतिकरण की परिभाषा है, व्यतिकरण के जो प्रकार है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, उन सब चीजों के बारे में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। भाई जब भी व्यतिकरण होता है तो सामने की तरफ यानी कि पर्दे पे हमें फ्रिंजें प्राप्त होती है। एक तो फ्रिंज डार्क होती है, ब्राइट होती है, डार्क ब्राइट, इस तरीके से फ्रिंजें हमें प्राप्त होती है। तो वो जो फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता दूं। आप फ्रिंजों की चौड़ाई ये मान के मत चलना कभी भी, क्योंकि ये जो फ्रिंजें मैं इस फॉर्म में बना रहा हूं ये असल में होती ऐसी है, ये इस रूप में होती है। इसलिए ये जो डिस्टेंस है ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी, यानी कि यहां हम अगर चौड़ाई माने तो ये वाली डार्क की चौड़ाई, ब्राइट की चौड़ाई, तो इस तरीके से हम इसे ले रहे होंगे। तो सबसे पहले तो चौड़ाई है क्या, ये देखिए कि एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए एक दीप्त फ्रिंज और दीप्त कब मिलती है, जब संपोषी व्यतिकरण होता है, जब तीव्रता मैक्सिमम होती है तो हमें फ्रिंज ब्राइट मिलती है, यानी प्रकाश का एक हल्का कलर होता है, ऐसा मान लो सफेद कलर होता है तो वो होती है ब्राइट फ्रिंज। और संपोषी व्यतिकरण में ऐसा होता है। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए उसके दोनों तरफ की अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति को आपस में क्या करना होगा, घटाना होगा। अब ये बात हम समझ चुके हैं कैसे कि फ्रिंजों की स्थिति, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात की है और वो फ्रिंजों की स्थिति हमने xn के बराबर में ज्ञात की, xn। और वहां अगर दीप्त फ्रिंज की बात हो रही थी तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो स्थिति थी वो कुल मिलाकर के आपके n d लेमड़ा या लेमड़ा d बटे d, ये तो थी दीप्त के लिए। संपोषी व्यतिकरण में ऐसा होता था, एक दीप्त फ्रिंज है तो उसकी यहाँ पे स्थिति xn बराबर n d लेमड़ा अपॉन d, ये हमने ज्ञात किया था। और दूसरा हमने देखा था अदीप्त के बारे में, और अदीप्त फ्रिंज के लिए जो xn की स्थिति थी वो आपको याद हो 2n-1 और लेमड़ा d बाई 2d, ये समीकरण हमें मिला था। लास्ट ये समीकरण हमने व्युत्पन्न की थी। और पिछला जो वीडियो है यानी पार्ट 5 की मैं बात कर रहा हूं, तो 5वें पार्ट में वहां डिजिटल करने की वजह से कुछ मिस्टेक्स हुई है और वो मैं आपको बता देता हूं क्या मिस्टेक्स हुई है। आप लोगों ने जैसे xn माइनस डी बाई 2 मैंने वहां पे लिखा था, स्क्वायर है वहां पे, जबकि आ गया है 2, तो आप याद रखिए यहाँ 2 नहीं है बल्कि इस ब्रैकेट के ऊपर क्या था, स्क्वायर, बस यही, तो आपको वो देखना है। तो लास्ट हमने ये दोनों समीकरणें निकाल ली थी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए, और आज उसी स्थिति को जब आपस में घटाएंगे तो हमें मिलेगा फ्रिंजों की चौड़ाई का समीकरण। तो देखते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई को, समीकरण को। तो एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए उनके दोनों तरफ की, भाई एक दीप्त फ्रिंज आपने ली है, जैसे दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हुआ कि एक ब्राइट, और मान लीजिए आपने ये ब्राइट फ्रिंज ली है और इसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो मैं मान रहा हूं कि यहां से जीरो लाइन है, ये पहली डार्क है, ये दूसरी डार्क है, और ये कौन सी डार्क है, थर्ड, यानी कि तीसरी डार्क है। आपको इस वाली फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी है, इस वाली फ्रिंज की सॉरी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक दीप्त फ्रिंज है, और एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमेशा ही उसके दोनों तरफ की जो डार्क फ्रिंज है उसकी स्थिति को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी यहाँ स्थिति, यहाँ जो चौड़ाई का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आप क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे, यानी कि थर्ड जो आपके पास फ्रिंज है माइनस क्या करोगे, सेकंड, तो आपको मिलेगी एक दीप्त फ्रिंज की स्थिति। आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे जीरो लाइन से मैं अगर शुरू कर रहा हूँ, कहीं से अगर मान रहा हूँ, तो ये पहली डार्क है, ये दूसरी डार्क, और ये कौन सी डार्क है, तीसरी। तो आपको अगर इसकी चौड़ाई याद करनी है तो उसके लिए थर्ड में से क्या करोगे, सेकंड को घटा लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपके पास स्प्राइट की चौड़ाई आपके पास होगी। और दूसरा, यदि मैं एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, जैसे यदि आप सेकंड और थर्ड ना मानो और सेकंड और थर्ड के बजाय आप क्या करो,
ये वाली जो डार्क फ्रिंज है मान लो NB, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता, चलिए ये NB है, और ये यदि N है तो ये N+1 है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आ रही है 2 है तो ये 3 है, N है तो N प्लस क्या है 1, तो ये वाली N+1 डार्क। और अब यदि मैं आपको चौड़ाई ज्ञात करने का कहूँ तो आप सीधा सा क्या करोगे कि इसमें से ये क्या करना है, घटा देना है। तो दीप्त की जो चौड़ाई है उसे तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट तो करेंगे अल्फा से, ठीक है ना, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा N+1 में से क्या करूंगा, ये N जो है वो आपका घटा लूंगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे ये N+1 है क्या और N क्या है, N भी इसकी डार्क की स्थिति है, और यहाँ पे N+1 है वो भी डार्क की क्या है स्थिति, और डार्क की स्थिति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं xn से। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू आपके पास x है और N+1 माइनस x क्या हो जाएगा n। तो अब किसी भी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए ये फॉर्मूला होगा। सबसे पहले तो बात हम ये करते हैं कि N+1 भी में से N भी क्या करेंगे आप स्थिति घटा लेंगे, तो आपके पास एक ब्राइट जो आपके पास फ्रिंज है उसकी चौड़ाई आपके पास होगी। तो यहाँ यदि मैं अल्फा ज्ञात करना चाहूँ तो x N+1 है मेरे पास, और मेरे को पता है कि जब भी मेरे को ब्राइट की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ब्राइट की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो याद रखना कि आपको डार्क को दोनों को घटाना होगा। यदि आप ब्राइट की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं तो डार्क को आपस में घटाना पड़ेगा, और डार्क के लिए स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो डार्क के लिए स्थिति का फॉर्मूला ये होता है xn और ये 2n-1 और लैम्डा d/2d। तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो स्थिति क्या बनेगी भाई, क्या है कि पहले मैं xn+1 यानी कि n की जगह क्या रखूंगा, n के लिए n+1 रखेंगे इस फॉर्मूले में, और दूसरी बार में क्या रखेंगे n+1 रखेंगे, और क्या रखेंगे n, और आपस में क्या कर देंगे डार्क को घटा देंगे। तो पहली जो n+1 भी जो डार्क है उसके लिए आप क्या लिखोगे और इसके लिए क्या लिखोगे, तो जैसे xn+1 तो मैं ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये लीजिए अल्फा के बराबर में, और क्या स्थिति आपको मिल रही है, ये मेरे पास x है, और सॉरी फॉर्मूले में मान रखना है तो 2n, लेकिन n कितना लेना है n+1 ये लेना है आपको, और माइनस का माइनस है, ये स्थिति पड़ी है आपके पास, और लैम्बडा d, और बट्टे क्या है आपके पास 2 और d। अच्छा ये माइनस, अब xn के लिए मेरे को क्या करना है, सीधा सा ये मान रख देना इधर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2n-1 और लैम्बडा d/2 और d, ये हो जाएगा। अच्छा 2n+1 रहा है, आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2n+1 ये, और जब अंदर गुणा किया जाएगा तो 2n+2 हो जाएगा, 2n+2 -1। अच्छा 2 - 1 तो कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे स्थिति आपके पास क्या होगी, ये देखिए जरा, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, आगे हम इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ 2 को मैं अंदर गुणा कर लेता हूं तो क्या मिलेगा 2n+2 और माइनस क्या पड़ा है आपके पास 1, और इनटू में क्या है आपके पास लैम्बडा d, ये लैम्बडा d, और बट्टे क्या पड़ा है 2 और d, माइनस 2n-1 और लैम्बडा d को जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो 2n लैम्बडा d माइनस लैम्बडा d, तो ये लीजिए 2n लैम्बडा d माइनस लैम्बडा d/2d, ये मिल जाएगा आपको। और अब यदि ये जो ब्रैकेट आपका पूरा बन ही रहा है, अगर मैं 2 में से 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा 2n, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी 2n+1 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा 2n+1, और आपके पास लैम्बडा d पड़ा है गुणा करने के लिए, और जब आप गुणा कर लोगे तो क्यों नहीं हम सीधा लिख देते हैं, जब आप गुणा करोगे तो लैम्बडा d को 2n से तो 2n लैम्बडा d हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा लैम्बडा d, तो ये लीजिए मैंने गुणा कर दिया कि 2n लैम्बडा d और प्लस क्या हो जाएगा लैम्बडा d, और आपके पास क्या बच पड़ा है 2 और d, माइनस ये हो गया 2n लैम्बडा d माइनस लैम्बडा d/2 और d। अब यदि दोनों का एलसीएम आप ले रहे हो यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा 2d, और यहाँ ये सीधा सा मैं उतार लेता हूँ, ये लीजिए
लेमड़ा डी प्लस लेमड़ा डी माइनस 2n लेमड़ा डी माइनस लेमड़ा डी। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपस में प्लस माइनस है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और अब यदि ये मेरे पास माइनस है, ये माइनस है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा प्लस, और ये यदि प्लस हो गया तो लेमड़ा डी और लेमड़ा डी कितने हो जाएंगे 2 लेमड़ा डी। तो यहाँ पे आएगा 2 लेमड़ा डी बाई 2 डी, 2 से 2 कैंसिल। तो जो अल्फा का मान आपको मिला है वो क्या मिला है यहाँ पे लेमड़ा डी बाई डी। तो ये होती है किसी भी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई डी के बराबर में। यानी हमने माना था कैसे कि सबसे पहले हमने जो डायग्राम वहां पे बनाया था वो क्या था कि एक प्रकाश का स्रोत है आपके पास, अच्छा कोई दो द्वारक का एक आपके पास गत्ता है और सामने क्या बन रही है फ्रिंज। तो वहां जो विकिरण यहाँ से जा रही थी वो एक बिंदु P पर हम स्थिति ज्ञात करना चाह रहे थे, और ये S1 और ये S2 था। अच्छा S1P और S2P हम यहाँ पे मान रहे थे, और दूसरा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम क्या मान के चले थे D, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी गत्ते और पर्दे के बीच की दूरी हम मान के चले थे D। तो यहाँ पे ये दूरी क्या है फाइनली D। तो D दूरी जो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फ्रिंजों की चौड़ाई को शो करेगी। जो प्रकाश के स्रोत के मध्य जो दूरी है उसको हमने माना था D। तो यहाँ D इज इक्वल टू लेमड़ा D बाई D हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और ये फ्रिंजों की चौड़ाई कौन सी फ्रिंज है जी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, एक ब्राइट फ्रिंज जो आप याद करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्थिति होगी। अब यदि आप दीप्त की बजाय अदीप्त फ्रिंज ज्ञात करना चाह रहे हैं, भाई मैंने दो डार्क के बीच में से ब्राइट की चौड़ाई को मैंने निकाला है, और यदि आप ये करें कि दो ब्राइट के बीच में, ये ब्राइट है ये ब्राइट है, और इसके बीच में डार्क वाली की चौड़ाई निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि डार्क में से माइनस किया ब्राइट के लिए, तो ब्राइट में से माइनस करेंगे, ब्राइट को ब्राइट में से माइनस करेंगे जब आप निकाल रहे होंगे किसी भी डार्क की स्थिति। लेकिन याद रहे कि जब भी डार्क की चौड़ाई हम निकालना चाहते हैं तो डार्क फ्रिंज कहाँ होती है, दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच व्यवस्थित होती है। तो उन्हीं दो ब्राइट फ्रिंजों के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे जो हमने पहले लिखा था। तो इसका भी सॉल्यूशन हम एक बार करके देखते हैं, ये लीजिए। हाँ, तो अब हम देख रहे अब जो फ्रिंज की चौड़ाई है उसकी निर्भरता किस पे है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ये हम जानना चाहेंगे। तो फ्रिंजों की चौड़ाई जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। सबसे पहले तो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसके वो समानुपाती होती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है बीटा वो लैम्डा के हमेशा ही क्या होगी, समानुपाती। यदि वो बढ़ता है तो चौड़ाई ज्यादा प्राप्त होगी, और यदि तरंगदैर्ध्य किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हमारे पास ज्यादा है तो क्या होगा कि वो फ्रिंजों की चौड़ाई भी ज्यादा होगी, और यदि वो तरंगदैर्ध्य कम है, ठीक है ना, तो फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो भी हमें कम मिलेगी। तो यहाँ फ्रिंजों की चौड़ाई महत्वपूर्ण रूप से तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करती है। फ्रिंजों की चौड़ाई, पर्दे व स्रोत के मध्य दूरी। अब जो गत्ता हमने लिया है और गत्ते पर हमने स्रोत बनाए हैं दो, वैसे तो प्रकाश का स्रोत S हमने एक माना था, लेकिन आवृत्ति को समान करने के लिए हमने क्या किया कि वहां पे दो छिद्र एक गत्ते में बनाए और वो गत्ता इसके सामने रखा। तो अब स्रोत S1 और S2, ये दोनों जो द्वारक है ये दो स्रोत के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ इन दोनों स्रोतों के बाद हमने यहाँ पे पर्दा लिया है, एक स्क्रीन यहाँ पे ली है, और स्क्रीन पर हमें मिल रही है फ्रिंज। तो ये जो पर्दा है, इस पर्दे के और इसके बीच की दूरी को हमने कैपिटल वाला D माना था, और इस दूरी के समानुपाती होती है फ्रिंज की चौड़ाई। यदि ये दूरी ज्यादा है तो फ्रिंजों की चौड़ाई भी ज्यादा, यानी आपको मोटी मोटी फ्रिंजें मिलेंगी। और यदि ये चौड़ाई क्या है, कम है, यदि सॉरी मान लो ये दूरी जो है गत्ते और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये दूरी आपने यदि कम रखी है तो फिर आपको फ्रिंजें पतली प्राप्त होगी। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद फ्रिंजों की चौड़ाई दोनों स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये दोनों स्रोत जो S1 और S2 मान लो, इसके बीच की दूरी, और इसको हमने माना है स्मॉल वाला d, और ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चौड़ाई की, तो जो दीप्त की जो चौड़ाई होगी, फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, वो चौड़ाई इन दोनों स्रोतों के मध्य दूरी जो d है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी उसका उल्टा होगा। यदि स्रोत को आपने पास पास लिया है, स्रोत को यदि पास पास लिया है तो अब दूरी कम हो गई, इसका मतलब फ्रिंज आपको क्या मिलेगी, थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो बीटा है वो d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये थी फ्रिंज की चौड़ाई की निर्भरता।
और अब एक लास्ट व्यतिकरण का अंतिम टॉपिक वो है व्यतिकरण में ऊर्जा का संरक्षण। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यतिकरण में हमेशा ही ऊर्जा सुरक्षित रहती है, वो न तो वहां पे उत्पन्न की जा सकती है और न ही वहां पे नष्ट की जा सकती है। एक व्यतिकरण की घटना में क्या होता है कि न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु से भाई हम देखते हैं कि जैसे ही व्यतिकरण के दौरान दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती है और एक परिणामी तरंग का निर्माण करती है, तो वहां पे कुछ जगह पर तो हमको मिलती है उसकी तीव्रता न्यूनतम और कुछ जगह पर हमें मिलती है तीव्रता अधिकतम। तो जहां तीव्रता न्यूनतम है वहां से ऊर्जा, हमेशा सोचेंगे कि ऊर्जा वहां से निकल गई है, लेकिन हुआ यूं है कि जहां जिस बिंदु पे तीव्रता न्यूनतम है, जहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है, वहां से ऊर्जा निकलकर कहां चली गई, अधिकतम वाले स्थान की तरफ चली गई। यानी ऊर्जा का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हमें नहीं हुआ है, न ही ऊर्जा का ह्रास हुआ है। तो कुल मिला के हुआ यूं है कि ऊर्जा न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु से कहां पर चली गई है, अधिकतम तीव्रता वाले बिंदु पर चली गई है, जिससे फ्रिंज कैसे मिली है, दीप्त मिली। यानी एक फ्रिंज तो ज्यादा प्रकाशमान हो गई और जबकि दूसरी क्या हो गई, डार्क। तो ये कारण रहता है ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण। तो यहाँ व्यतिकरण आपका कंप्लीट होता है, व्यतिकरण की घटना। और व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता है, जो व्यतिकरण के प्रकार है, जो व्यतिकरण की परिभाषा है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है, फ्रिंजों की चौड़ाई हमने निकाल के देखी है। तो दोस्तों व्यतिकरण जो टॉपिक है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, ये चीज मैंने आपको बताई भी है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू। अदीप्त जो फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई, तो सबसे पहले तो अदीप्त यानी कि डार्क की बात करेंगे, और डार्क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें उसके दोनों साइड पे, जैसे ये डार्क है और इसकी मैं चौड़ाई ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो इसके दोनों तरफ की ब्राइट को देखना होगा और इन दोनों ब्राइट को आपस में क्या करना होगा, घटाना भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास पहली डार्क है, मान लो ये पहली ब्राइट है और ये दूसरी ब्राइट है और ये तीसरी ब्राइट है। यदि मेरे को यहाँ पे ये जो दूसरी ब्राइट है, अगर इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है तो मैं इसके दोनों तरफ वाली डार्क को लूंगा, ये डार्क और ये डार्क, तो ये लीजिए, ये आपके जो है वो कौन सी डार्क है जी, सेकंड डार्क। और ये वाली कौन सी है, तो हम कहेंगे कि ये है फर्स्ट। तो यहाँ कुल मिला के इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दीप्त की जो चौड़ाई है उसे हमने अल्फा माना है, तो अदीप्त की जो चौड़ाई है उसे मैं मान के चलूंगा बीटा। तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा कि सेकंड स्थिति में से फर्स्ट स्थिति आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो स्थिति बन जाएगी। अब अगर यही मैं अप्लाई करूं n के पदों में, तो फिर क्या होगा ये जानिए। यदि इस वाली फ्रिंज की, यानी कि ये जो सेकंड है, इसकी चौड़ाई मेरे को ज्ञात करनी है, तो ये लूंगा और ये हम मानते हैं कि कौन सी है, nv है। ये अगर nv है तो ये हो जाएगी n+1v, ये लीजिए n+1v ऐसे। तो अब स्थिति ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई बीटा ज्ञात करने के लिए इसमें से ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी मैं बीटा के लिए क्या करूंगा, n+1, और है क्या, n+1 स्थिति है, तो ये स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए xn+1 - xn, तो बीटा के लिए फाइनली ये फॉर्मूला होगा। अब क्या है कि यहाँ xn+1 की स्थिति, xn स्थिति, ये निकालने के लिए हमें पहले वाले फॉर्मूले में जाना होगा, जो कि आपने वहां पे जैसे दीप्त के लिए फॉर्मूला आपने लिया था, दीप्त की स्थिति ज्ञात करने के लिए xn के बराबर, और वो था n(λ/d)। तो अब आपको ये बता दें कि जब भी आप दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, तो दीप्त के दोनों साइड कौन सी है, दीप्त ये जैसे कि, और दोनों साइड कौन सी है, डार्क, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है, डार्क का। और यदि आप यहाँ पे अदीप्त ज्ञात कर रहे हैं तो आपको कौन सा लेना है, दीप्त का। तो दीप्त ज्ञात करें तो अदीप्त का लो, और अगर आप अदीप्त ज्ञात करें तो फॉर्मूला कौन सा लो, दीप्त का। तो यहाँ पे क्योंकि भाई अदीप्त के दोनों साइड तो दीप्त फ्रिंज होती है, उसको घटाना है, तो दीप्त के लिए हम क्या करेंगे, xn ये वाला लेंगे। तो यहाँ अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, बीटा का जो मान होगा वो, जैसे कि यहाँ पे xn+1, ये स्थिति ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे n नहीं बल्कि n+1 लूंगा। अच्छा, माइनस फिर xn जो आ रहा है आपके वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे n की जगह n+1 है और λ/d, ये हो गया किसके लिए, n+1 के लिए, माइनस
मेरे को xn के लिए निकालना, और xn तो सीधा है, n की जगह n ही रखेंगे हम, n+1 नहीं करेंगे इस बार, ये हो जाएगा। और अब यदि इसको अंदर गुणा किया जाए लैम्डा डी को, तो क्या हो जाएगा n लैम्डा डी, और क्या हो जाएगा लैम्डा डी। तो ये लीजिए मैंने इसको गुणा किया तो n लैम्डा डी प्लस क्या हो गया लैम्डा डी बाई डी, और उसके बाद ये पड़ा है आपके पास एज इट इज। एलसीएम लिया तो आपके पास d मिला, और सीधा ये लिख दिया मैंने n लैम्डा डी प्लस लैम्डा डी और माइनस n लैम्डा डी। अच्छा, माइनस से प्लस ये कैंसिल हो गए, और क्या बचा आपके पास, बीटा का जो मान आया है वो क्या आया है यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी। अब यदि आप अल्फा का मान दें एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, उसके लिए भी फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी ही था, और अगर आप अदीप्त के लिए देखो चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखो तो वो भी बीटा भी इसके बराबर है लैम्डा डी बाई डी के। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्फा बराबर है किसके, बीटा के, यानी कि दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां होती है वो आपस में समान होती है। तो यहाँ अगर चौड़ाई की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कहें तो कुल मिलाकर के आपको देखना क्या है, सबसे पहले कि यदि आपसे ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई पूछी है तो उसके दोनों साइड की डार्क को लेना है और घटाना है, आपस में उनकी स्थितियों को घटाना है। अच्छा, उनकी स्थिति के लिए फॉर्मूला कौन सा लेना है, ब्राइट का कर रहे हो तो डार्क का फॉर्मूला लेना है। और यदि आपसे किसी डार्क फ्रिंज के लिए पूछा है कि डार्क फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, तो उसके दोनों तरफ की जो ब्राइट फ्रिंजें हैं वो आप देखोगे और ब्राइट फ्रिंजों की स्थिति को आपस में घटाओगे, और ब्राइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने पड़ा है कि ये हमने ये दोनों फॉर्मूले इससे पिछले वीडियो में व्युत्पन्न करके देखे। हालांकि एक छोटा सा एरर उसमें हुआ था, क्या हुआ था वो ये था कि हमने एक समीकरण लिया था xn माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह थोड़ी सी मिस्टेक वहां पे हुई, ये लिखा गया डिजिटल होने की वजह से। तो आप ये नहीं मानोगे, बल्कि उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, इस बात का आप पार्ट 5 में ध्यान दोगे, और उसके बाद जो हमने फॉर्मूले उसमें निकाले हैं दोनों की स्थितियों के लिए, दीप्त की स्थिति भी निकाली हमने, पथांतर को आपको याद हो तो पथांतर को हमने बराबर किया था कुछ स्थितियों के, और फिर xn बराबर n लैम्डा डी बाई डी हमारे पास आया था, और एक फॉर्मूला हमने और व्युत्पन्न किया जो अदीप्त फ्रिंज के लिए था। इसलिए स्थितियां आपको ये याद रखनी है। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं अदीप्त जो फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई। तो सबसे पहले तो अदीप्त यानी कि डार्क की बात करेंगे, और डार्क की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें उसके दोनों साइड पे, जैसे ये डार्क है और इसकी मैं चौड़ाई ज्ञात करना चाह रहा हूँ, तो इसके दोनों तरफ की ब्राइट को देखना होगा, और इन दोनों ब्राइट को आपस में क्या करना होगा, घटाना भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास पहली डार्क है, मान लो ये पहली ब्राइट है, और ये दूसरी ब्राइट है, और ये तीसरी ब्राइट है। यदि मेरे को यहाँ पे ये जो दूसरी ब्राइट है अगर इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है तो मैं इसके दोनों तरफ वाली डार्क को लूंगा, ये डार्क और ये डार्क, तो ये लीजिए ये आपके जो है वो कौन सी डार्क है जी, सेकंड डार्क, और ये वाली कौन सी है तो हम कहेंगे कि ये है फर्स्ट। तो यहाँ कुल मिला के इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दीप्त की जो चौड़ाई है उसे हमने अल्फा माना है, तो अदीप्त की जो चौड़ाई है उसे मैं मान के चलूंगा बीटा। तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए जरा कि सेकंड स्थिति में से फर्स्ट स्थिति आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो स्थिति बन जाएगी। अब अगर यही मैं अप्लाई करूं n के पदों में तो फिर क्या होगा ये जानिए। यदि इस वाली फ्रिंज की यानी कि ये जो सेकंड है इसकी चौड़ाई मेरे को ज्ञात करनी है, तो ये लूंगा, और ये हम मानते हैं कि कौन सी है, nv है। ये अगर nv है तो ये हो जाएगी n+1v, ये लीजिए n+1v ऐसे। तो अब स्थिति ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई बीटा ज्ञात करने के लिए इसमें से ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी मैं बीटा के लिए क्या करूंगा, n+1, और है क्या n+1 स्थिति है, तो ये स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए xn+1 माइनस xn, तो बीटा के लिए फाइनली ये फॉर्मूला होगा। अब क्या है कि यहाँ xn+1 की स्थिति, xn स्थिति ये निकालने के लिए हमें पहले वाले फॉर्मूले में जाना होगा, जो कि आपने वहां पे जैसे दीप्त के लिए फॉर्मूला आपने लिया था, दीप्त की स्थिति ज्ञात करने के लिए xn के बराबर, और वो था n लैम्डा डी बाई डी।
तो अब आपको ये बता दें कि जब भी आप दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं तो दीप्त के दोनों साइड कौन सी है, दीप्त ये जैसे कि, और दोनों साइड कौन सी है, डार्क, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है, डार्क का। और यदि आप यहाँ पे अदीप्त ज्ञात कर रहे हैं तो आपको कौन सा लेना है, दीप्त का। तो दीप्त ज्ञात करें तो अदीप्त का लो, और अगर आप अदीप्त ज्ञात करें तो फॉर्मूला कौन सा लो, दीप्त का। तो यहाँ पे क्योंकि भाई अदीप्त के दोनों साइड तो दीप्त फ्रिंज होती है, उसको घटाना है, तो दीप्त के लिए हम क्या करेंगे, एक्शन ये वाला लेंगे। तो यहाँ अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, बीटा का जो मान होगा वो, जैसे कि यहाँ पे xn+1, ये स्थिति ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे n नहीं बल्कि n+1 लूंगा। अच्छा, माइनस फिर xn जो आ रहा है आपके वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे n की जगह n+1 है और लैम्ब्डा dy d, ये हो गया किसके लिए, n+1 के लिए, माइनस मेरे को xn के लिए निकालना, और xn तो सीधा है, n की जगह n ही रखेंगे हम, n+1 नहीं करेंगे इस बार, ये हो जाएगा। और अब यदि इसको अंदर गुणा किया जाए लैम्ब्डा डी को तो क्या हो जाएगा, n लैम्ब्डा डी, और क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा डी। तो ये लीजिए मैंने इसको गुणा किया तो n लैम्ब्डा डी प्लस क्या हो गया, लैम्ब्डा डी बाई डी, और उसके बाद ये पड़ा है आपके पास एज इट इज। एलसीएम लिया तो आपके पास d मिला, और सीधा ये लिख दिया मैंने n लैम्ब्डा डी प्लस लैम्ब्डा डी और माइनस n लैम्ब्डा डी। अच्छा, माइनस से प्लस ये कैंसिल हो गए, और क्या बचा आपके पास, बीटा का जो मान आया है वो क्या आया है यहाँ पे, लैम्ब्डा डी बाई डी। अब यदि आप अल्फा का मान दें एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, उसके लिए भी फॉर्मूला लैम्ब्डा डी बाई डी ही था। और अगर आप अदीप्त के लिए देखो, चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखो तो वो भी बीटा भी इसके बराबर है लैम्ब्डा डी बाई डी के। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्फा बराबर है किसके, बीटा के, यानी कि दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां होती है वो आपस में समान होती है। तो यहाँ अगर चौड़ाई की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कहें तो कुल मिलाकर के आपको देखना क्या है, सबसे पहले कि यदि आपसे ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई पूछी है तो उसके दोनों साइड की डार्क को लेना है और घटाना है, आपस में उनकी स्थितियों को घटाना है। अच्छा, उनकी स्थिति के लिए फॉर्मूला कौन सा लेना है, ब्राइट का कर रहे हो तो डार्क का फॉर्मूला लेना है। और यदि आपसे किसी डार्क फ्रिंज के लिए पूछा है कि कोई डार्क फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, तो उसके दोनों तरफ की जो ब्राइट फ्रिंजें हैं वो आप देखोगे और ब्राइट फ्रिंजों की स्थिति को आपस में घटाओगे, और ब्राइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने पड़ा है कि ये हमने ये दोनों फॉर्मूले इससे पिछले वीडियो में व्युत्पन्न करके देखे। हालांकि एक छोटा सा एरर उसमें हुआ था, क्या हुआ था, वो ये था कि हमने एक समीकरण लिया था xn माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह थोड़ी सी मिस्टेक वहां पे हुई, ये लिखा गया है डिजिटल होने की वजह से। तो आप ये नहीं मानोगे, बल्कि उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, इस बात का आप पार्ट 5 में ध्यान दोगे। और उसके बाद जो हमने फॉर्मूले उसमें निकाले हैं दोनों की स्थितियों के लिए, दीप्त की स्थिति भी निकाली हमने, पथांतर को आपको याद हो तो पथांतर को हमने बराबर किया था कुछ स्थितियों के, और फिर xn बराबर n लैम्ब्डा डी बाई डी हमारे पास आया था, और एक फॉर्मूला हमने और व्युत्पन्न किया जो अदीप्त फ्रिंज के लिए था। इसलिए स्थितियां आपको ये याद रखनी है।